दोस्तों, ये है खौफ और धोखे की कहानी का पार्ट 4। रूपाली का कहीं पता नहीं चल रहा था, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। निखिल की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। ईरा के घर पर ईरा की गर्दन कटी लाश मिली, जिसको देखकर सोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो पागलों की तरह चीखते हुए सामने के बेड पर पड़ी हुई ईरा की गर्दन कटी हुई लाश को देखे जा रहा था। गाड़ी में बैठे साहिल ने जब देखा कि सोहन और ईरा दोनों ही घर से बाहर नहीं आए, तो वह बेचैनी से रिस्ट वॉच में टाइम देखता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा। और जैसे ही साहिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल अपना पैर जमीन पर रखा, उसके कानों में सोहन के चीखने की आवाज़ टकराई। साहिल बुरी तरह से चौंक उठा, फिर बिजली की तेजी से लपकता हुआ ईरा के घर अंदर जा पहुंचा। हॉल के पास वाले बेडरूम से ही सोहन के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। साहिल भी फौरन बेडरूम के दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने रूम के अंदर पहुंचकर बेड पर पड़ी ईरा की वो गर्दन कटी लाश देखी, उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। साहिल लड़खड़ाते हुए गिरने को हुआ, फिर जल्दी उसने दरवाजे का सहारा लेकर अपने आप को संभाला। साहिल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह जो देख रहा था वह सच था। साहिल कभी चीखते हुए सोहन की ओर नजर डालता, कभी बेड पर पड़ी ईरा की लाश पर। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। तभी साहिल के मोबाइल की रिंगटोन बजी। साहिल और ज़्यादा घबरा गया। फिर जल्दी से उसने मोबाइल उठाकर किसी तरह अटकते हुए कहा, हेलो। उधर से क्षितिज की आवाज़ आई, साहिल तू कहाँ है, अब तक निकला या नहीं? हम निखिल के घर पहुंचने ही वाले हैं। ये इतना अटक अटक के क्यों बोल रहा है तू? साहिल ने थरथराते हाथों से पकड़े मोबाइल को किसी तरह से संभालते हुए टूटी आवाज में कहा, यार हम ना ईरा के घर पर हैं। क्षितिज थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, ओफो, अब तक तुम लोग ईरा के घर पर ही हो? वहाँ के चाय नाश्ता करने बैठ गए? जल्दी से आने के लिए कहा था ना तुम्हें। अब साहिल का सब्र मानो जवाब दे गया। उसने लगभग चीखते हुए कहा, हम यहाँ चाय नहीं पी रहे हैं, वो तो हम ईरा को यहाँ लेने आए थे, तो हमने देखा ईरा की मौत हो चुकी। क्या बकवास कर रहा है साहिल तू? ईरा की मौत कैसे हो सकती है? तू होश में है ना? सोहन तेरे साथ होगा, जरा सी मोबाइल दे, क्षितिज ने हैरानी से चलाते हुए कहा। साहिल ने अपना मोबाइल बिना कुछ कहे पास खड़े सोहन को पकड़ा दिया। सोहन की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। जैसे ही क्षितिज ने सोहन से पूछा, ये साहिल क्या बकवास कर रहा है ईरा के बारे में, तो सोहन फूट फूट कर रोने लगा। साहिल ने फिर सोहन से अपना मोबाइल लेकर किसी तरह से कहा, क्षितिज तू जल्दी पहले यहाँ पहुँच अपने अंकल के साथ। और साहिल ने फ़ोन कट कर दिया। क्षितिज को यूँ मोबाइल पर चलाते देख गाड़ी ड्राइव कर रहे राघवन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ क्षितिज? क्षितिज का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसने अभी जो फ़ोन पे सुना था क्या वो सच था? तभी राघवन ने फिर से पूछा, इस तरह खामोश क्यों है, क्या हो गया? क्षितिज ने हिम्मत जुटाते हुए किसी तरह अपना मुंह खोला, अंकल वो साहिल को मैंने अभी कॉल किया था ना, वो कह रहा था कि वो और सोहन इस वक्त ईरा के घर पर हैं और ईरा की मौत। राघवन ने एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगाए, हैरानी से क्षितिज की ओर देखते हुए बोला, मौत? ईरा की मौत? वही लड़की है ना जो कल हमारे घर साहिल और सोहन के साथ आई थी? क्षितिज ने खामोशी से सिर हिला दिया। राघवन हैरत से चिल्लाते हुए बोले, एक अच्छी खासी हेल्दी लड़की अचानक रात को कैसे मर सकती है? क्षितिज ने रुआसी आवाज़ में कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल, हमें जल्दी से जल्दी ईरा के घर पहुंचना है। राघवन ने कुछ पल सोचा, बोला, तुम ड्राइव करो, ईरा के घर का रास्ता तुम्हें मालूम है ना? तब तक मैं फॉरेंसिक टीम और दूसरे पुलिस अधिकारियों को उसकी इन्फॉर्मेशन दे ईरा के एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहता हूँ। तो मुझे ईरा का एड्रेस बताओ, मैं पुलिस टीम को सेंड कर देता हूँ। क्षितिज ने फटाफट ईरा का एड्रेस बताया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ फराटे से गाड़ी ईरा के घर की ओर दौड़ा दी। जल्दी क्षितिज और उनके अंकल राघवन ईरा के घर पहुंच गए। क्षितिज और राघवन फटाफट गाड़ी से उतरे और ईरा के घर की ओर चल दिए। जैसे वो हॉल में पहुंचे, उन्हें वहाँ पर सोहन और साहिल दिखाई दिए, जो नीचे फर्श पर बैठकर रो रहे थे। जैसे ही क्षितिज ने साहिल और सोहन को पुकारा, वे दोनों फौरन उठकर क्षितिज के करीब आ गए। साहिल ने रोते हुए क्षितिज से कहा, तुझे यकीन नहीं हो रहा ना हमारी बात पर? ले अब तू खुद देख ले ईरा को। राघवन तब तक आगे बढ़कर बेड के बिल्कुल करीब जाकर ईरा की डेड बॉडी का बारीकी से मुआयना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ईरा की गर्दन लगभग पूरी तरह से कटी है। लगता है किसी ने पूरी ताकत से तेज धारदार हथियार से गर्दन काटी। पूरे बेड पर खून ही खून फैला था। राघवन ने वैसे तो अपनी पुलिस लाइफ में सैकड़ों लाशें देखी थी, पर इतनी बेरहमी से कत्ल उसने पहली बार देखा। ईरा की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, मानो वो भय और आतंक से फैल गई हो। राघवन ने गहरी सांस ली और साहिल से पूछा, तुम लोगों ने यहाँ किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? साहिल और सोहन ने फट से इनकार कर दिया। राघवन ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम ईरा के बेडरूम में आए थे तो क्या ईरा की बॉडी इसी पोजीशन में बेड पर पड़ी थी? सोहन ने कांपती आवाज में कहा, हाँ ऐसी ही पड़ी हुई थी और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही मैं बेडरूम में आया, मैंने बेडरूम पर खून में डूबी हुई ईरा की लाश देखी
अब साहिल ने आगे बढ़ते हुए कहा, पर हम दोनों में से किसी ने भी इस बॉडी को टच नहीं किया। साहिल, तुम तो सोहन के घर से जाने से कुछ देर पहले आए थे ना, तो ये बताओ कि सोहन के घर के जाने के कितनी देर बाद तुम गाड़ी से उतर कर आए? राघवन ने गुस्से से पूछा। साहिल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, सर मैं सोहन के करीब 10 मिनट के बाद गाड़ी से उतर कर आया था, और जैसे ही गाड़ी से उतरा मैंने सोहन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। राघवन अब खामोश होकर मन से सोचते हुए बोले और सोहन को घूरा, तो वो अकेली शख्स हो ना जिसने ईरा की लाश सबसे पहले देखी थी। तो क्या मान लिया जाए कि जब तुम ईरा के घर अकेले आए होंगे, तुमने ही मौका पाकर इसकी गर्दन काट कर इसका कत्ल कर दिया और फिर बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर चित्कार मचाने लगे। सफाई सोहन ने चीखते हुए अपनी सफाई पेश की। नहीं 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 सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों मारूंगा? वो मेरी कलीग ही नहीं, मेरी फ्रेंड भी थी। साहिल भी कुछ नाराज़गी से बोला, आप सोहन पर ऐसे मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा सकते सर, वो मेरी गाड़ी में ही हमारे साथ आया था। राघवन ने अपनी नज़रें साहिल पर गड़ा दी। तो क्या यह काम तुम्हारा हो सकता है? कल रात तुमने यहाँ आकर ईरा का कत्ल कर दिया हो और मासूम बनकर गाड़ी में बैठे हो और सोहन को ईरा के घर पहले भेज दिया ताकि वह तुम्हारे बेकसूर होने का गवाह बन सके। साहिल बुरी तरह हड़बड़ाते हुए बोला, देखिए सर, हम सच कह रहे हैं। अब क्षितिज भी बोला, हाँ अंकल, मेरे फ्रेंड कभी भी कत्ल नहीं कर सकते। भूलो मत क्षितिज की तुम्हारी एक फ्रेंड रूपाली लापता है और दूसरे फ्रेंड निखिल का टाइपिन अब तक नहीं मिला। ऐसे में तो ये साफ है कि तुम्हारी फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर है जो इन सब में इन्वॉल्व है। राघवन बोले। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस की टीम वहाँ आ पहुंची। राघवन ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो ईरा के बेडरूम और घर से बड़ी सावधानी से फिंगरप्रिंट ट्रेस करे। सब मिलकर हॉल में एक तरफ बैठ गए और फिर पुलिस टीम ने पूरे घर को तलाशना शुरू किया। राघवन भी पुलिस टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने में लग रहे थे। अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद भी ईरा को मोबाइल नहीं मिल रहा था। राघवन ने गंभीर स्वर से साहिल और सोहन से पूछा, सच सच बताओ, तुमने से इसने ईरा का मोबाइल गायब किया? देखो, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हमारे साइबर एक्सपर्ट जल्दी पता लगा लेंगे कि तुम दोनों में से किसने चुराया है। दोनों चीख पड़े, नहीं नहीं सर, हम क्यों चुराएंगे ईरा का मोबाइल? राघवन ने एक पल के लिए फिर से साहिल और सोहन को घूरते हुए कहा, फिर पुलिस टीम की ओर बढ़ गए। साहिल ने क्षितिज से धीमे से कहा, ये तुम्हारे अंकल तो हमें ही अपराधी मान रहे यार, तो अंकल को समझाना। क्षितिज ने निराश होते हुए कहा, यार अंकल, क्राइम और क्रिमिनल को लेकर किसी भी बात नहीं सुनते। अगर उन्हें मुझ पर भी शक हुआ तो मुझे नहीं बख्शेंगे। राघवन ने अपने पास रखी फ्रेंड ग्रुप की लिस्ट निकाली और उससे ईरा का नंबर देखकर उसे कॉल करने लगे, पर ईरा का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राघवन ने सिर हिलाते हुए अपने साथ खड़े पुलिसकर्मी से कहा, कॉल डिटेल्स के बिना हम अंधेरे में भटकते रह जाएंगे। पुलिसकर्मी फौरन बोला, सर मैं खुद जाकर कॉल डिटेल्स लेकर आता हूँ। अगर राघवन में साहिल और सोनम के फिंगरप्रिंट लिए और बोला कि तुम मेरी गाड़ी में जाकर बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, हमें निखिल के घर जाना है। सब जाकर राघवन की गाड़ी में बैठ गए। राघवन ने पुलिसकर्मियों के साथ पूरे घर की एक एक चीज़ की जांच की। तभी उनकी नज़र गेट के करीब रखे फूलों की गमले पर गई। ग्लव्स पहनकर वह फूलों को चेक करने लगी। अचानक राघवन की आंखें चमक उठी। फूलों में से उन्हें पिंक कलर का एक कपड़ा मिला। उस कपड़े के टुकड़े को ध्यान से उन्होंने देखा और समझ आ गया कि ये टुकड़ा पिंक कलर के स्कार्फ का है, जो जल्दी जल्दी यहाँ भागते हुए कातिल के गले से निकलकर फूलों की झाड़ियों में शायद अटक गया होगा। और जब कातिल ने वो स्कार्फ वापस खींचने की कोशिश की तो वो स्कार्फ का एक टुकड़ा यहाँ इसमें उलझ कर रह गया। राघवन ने वो स्कार्फ का टुकड़ा हिफाजत से पॉकेट में रखा और गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी स्टार्ट कर राघवन ने निखिल के घर का रुख किया। गाड़ी चलाते हुए राघवन की नज़र गाड़ी में लगे रिवर्स व्यू से पीछे बैठे हुए साहिल और सोहन के ऊपर जा पड़ी। राघवन को ना जाने क्यों सोहन और साहिल वैसे नहीं लग रहे थे जैसे वो दोनों अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इधर निखिल के घर मिताली जैसे ही पहुंची, डॉक्टर मल्होत्रा और निखिल के मॉम डैड के सुकून के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ आई। डॉक्टर मिताली की पर्सनालिटी बहुत ही शानदार थी। जो भी एक नज़र देखता उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर मिताली ने अपनी गाड़ी से उतरते ही डॉक्टर से कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, बताइए कहाँ है पेशेंट, से उसे हुआ क्या है? डॉक्टर मल्होत्रा ने निखिल के मॉम डैड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दोनों निखिल के पेरेंट्स हैं। कल सुबह तक निखिल एकदम अच्छा खासा था, फिर दोपहर को अपने किसी दोस्त के यहाँ गया और देर शाम को वो घर आया तो निखिल की हालत अच्छी नहीं थी। उसके फ्रेंड्स को घर छोड़ने आए। मैंने रात को उसको नींद का इंजेक्शन दिया था और सोचा कि सुबह तक अच्छा हो जाएगा, लेकिन सुबह तक निखिल की हालत और बिगड़ गई, इसलिए मैंने आपको बुलाना ठीक समझा। निखिल की मम्मी रो रही थी। उन्होंने डॉक्टर मिताली के हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। डॉक्टर निखिल के पेरेंट्स को कमरे के बाहर रहने के लिए कहा। डॉक्टर मिताली और डॉक्टर मल्होत्रा जैसे ही रूम में एंटर किया, उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया। अचानक ही निखिल की आंखें खुल गई। वो कुछ पल के लिए डॉक्टर को घूरता रहा, फिर एकदम से बेड पर उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, ठीक से नीचे बैठ उठा। ये सुनते ही निखिल के बेड से छलांग लगा और फिर फर्श पर ही
अपना सिर तेजी से घुमाते हुए कुछ अजीब अजीब शब्द बड़बड़ाने लगा। डॉक्टर मिताली ने आगे बढ़कर निखिल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, निखिल इधर देखो। और निखिल एकदम से अपनी नजरें तीखी की और डॉक्टर मिताली की ओर देखा। फिर निखिल एकदम से सक से सक कर रोने लगा। डॉक्टर मिताली ही नहीं बल्कि डॉक्टर मल्होत्रा भी चौंक गए। निखिल बिल्कुल लड़की की आवाज में से सक कर रो रहा था। वो बार बार अपनी टाई को गले से खींचता जा रहा था। डॉक्टर मिताली के चेहरे पर पल के लिए घबराहट झलक उठी। फिर उन्होंने हिम्मत करके निखिल के बालों में हाथ फेरने की कोशिश की, पर जैसे ही डॉक्टर मिताली का हाथ निखिल के बालों तक पहुंचा, निखिल ने लपक कर डॉक्टर मिताली का हाथ पकड़ लिया और खुश होकर इतनी जोर जोर से हंसने लगा मानो किसी चुड़ैल को अपना शिकार मिल गया। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े निखिल के पेरेंट्स कमरे से आते हुए किसी लड़की के रोने और फिर कह कहे लगाने की आवाज़ सुनकर शॉक्ड रह गए। गेट पर राघवन की गाड़ी रुकी। अभी राघवन डोरबेल बजाने ही जा रहे थे कि अचानक घर से एक भयानक खौफनाक चीख उन्हें सुनाई दी। सभी एक बार को कांप गए। निखिल के घर से आते हुए भयानक चीख की आवाज़ सुनते ही राघवन भी पल भर के लिए सिर उठे। फिर उन्होंने फौरन अपने आप को संभालते हुए डोरबेल बजा दी। 2-3 बार जब डोरबेल की आवाज़ गूंजी, डैड को थोड़ी सुध आई और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए भागे। दरवाज़ा खुलते ही सभी अंदर आ गए। वन्नी गंभीर स्वर में कहा, मैं निखिल के दोस्त क्षितिज का अंकल और एक पुलिस ऑफिसर हूँ। कल सब ये दोस्त मेरे पास हेल्प मांगने आए थे। अब निखिल के डैड की हैरानी बढ़ गई। आपके पास हेल्प मांगने आए थे, पर क्यों, किस सिलसिले में? कुछ पल ठहर कर डैड ने कहा, देखिए सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। तब राघवन ने आगे बढ़कर निखिल के डैड के कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, हम आपके बेटे की वजह से ही आए हैं। एक्चुअली निखिल की दोस्त रूपाली कल दोपहर से ही लापता है और हमें पता है कि नितिन का एक बेशकीमती टाइपिन भी कहीं खो गया। टाइपिन? क्या कहा आपने? डैड एकदम से चिल्ला उठे। राघवन ने हैरत से निखिल के डैड को देखा, फिर बोले, क्या आप जानते हैं कुछ टाइपिन के बारे में? अचानक इस तरह से चौंक क्यों गए आप? निखिल के डैड ने दुखी स्वर में कहा, आधी रात को मेरा बेटा अचानक नींद से उठकर टाइपिन मांगने लगा। तब से ही, ये कहते हुए निखिल के डैड एकदम चुप हो गए। राघवन ने जल्दी से पूछा, बोलिए ना, क्या हुआ तब से? उसके डैडी लगभग रोते हुए बोले, तब से मेरा निखिल पागलों की तरह हरकत कर रहा है, कभी हंसता है तो कभी रोने लगता है। इसलिए हमारे फैमिली डॉक्टर ने डॉक्टर मिताली को कंसल्ट करने के लिए बुलाया। बस कुछ देर पहले ही डॉक्टर मिताली आई है और उसके कमरे में से देख रही है। डॉक्टर मिताली? वो तो बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट है, क्या अभी मैं जाकर देख सकता हूँ निखिल के रूम में? राघवन ने पूछा। निखिल के डैड ने गर्दन हिलाते हुए कहा, अभी तो दोनों डॉक्टर रूम के अंदर हैं। निखिल के चीखने की आवाज़ें तो आप सुन ही रहे हो, इसलिए अभी तो आपको डॉक्टर्स के बाहर आने का वेट करना होगा। साहिल ने हैरानी से पूछा, पर अभी तो हमने एक लड़की की आवाज़ सुनी थी। वो किसकी थी? डैड कुछ बोलते इससे पहले ही निखिल के कमरे से आती हुई चीख पुकार एकदम शांत हो गई। कमरे का दरवाजा खुलते ही सभी उसी तरफ लपके। निखिल के रूम का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए डॉक्टर मल्होत्रा मिताली हॉल की तरफ आ रही थी। पीछे रोती हुई निखिल की मॉम भी आ रही थी। राघवन ने जल्दी से अपना परिचय देते हुए डॉक्टर से कहा, हेलो डॉक्टर, मैं राघवन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आया हूँ। निखिल की हालत कैसी है? वो क्या होश में है? मुझे उससे कुछ सवाल पूछने थे। डॉक्टर मल्होत्रा ने डॉक्टर मिताली की ओर देखा, फिर परेशान और थके स्वर में बोले, सारे अफसर चाहते हुए भी इस वक्त निखिल से कुछ नहीं पूछ सकते, वो होश में नहीं है। डॉक्टर मिताली ने बड़े गंभीर लहजे से कहा, आई थिंक निखिल के दिमाग पर किसी बात का या घटना का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसका दिलो दिमाग अपने काबू में नहीं है। ये बहुत ही सीरियस मेंटल कंडीशन है। मैं शाम को आकर फिर से देखूंगी उसे। अगर यही हालत रही तो हमें उसे असाइलम में एडमिट करना पड़ेगा। निखिल की मॉम फुट कर रोने पड़ी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरा निखिल कोई पागल नहीं है। डॉक्टर मल्होत्रा ने उन्हें कहा, आप हिम्मत ना हारिए। वैसे तो डॉक्टर मिताली ने निखिल को इंजेक्शन दे दिया है, वो अब एकदम गहरी नींद में सो रहा है, पर शाम तक उसकी कंडीशन में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। सभी दोस्त मूर्ति बनकर सब सुन रहे थे। निखिल को ये क्या हो गया उनकी समझ में नहीं आ रहा था। राघवन ने सोचते हुए कहा, मैं एक बार निखिल को देखना चाहूँगा। डॉक्टर ने हामी भर दी और राघवन जल्दी निखिल के कमरे में चल दिए। उनके साथ साहिल, सोहन और क्षितिज भी चल पड़े। निखिल के रूम का दरवाजा धीरे से खोलकर राघवन ने कमरे के अंदर कदम रखा। निखिल अपने बेड पर गहरी नींद में पड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे। राघवन की नजरें जमी थी निखिल के गले में पड़ी टाई पर। तभी साहिल जोर से चीखा, ओ गॉड, ये टाइपिन तो निखिल के टाइम ही लगा है, पर ये कैसे हो सकता है? ये टाइपिन तो कल ही मैंने रुमाल में लपेट कर अपनी पॉकेट में रखा था। राघवन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उस टाइपिन को देखा जो अब काला पड़ चुका था। फिर साहिल को घूरते हुए बोले, तुम्हें पूरा यकीन है ना यही वही टाइपिन है? साहिल ने कहा, हाँ सर, ये वही टाइपिन है। ये काला जरूर हो गया है, पर इस पर लिखा हुआ एन लेटर अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। सोहन ने भी सहमे स्वर में कहा, सर ये वही टाइपिन है जो रूपाली ने नितिन को बर्थडे गिफ्ट में दिया था। राघवन ने अपने मोबाइल से उस टाइपिन के 2-3 पिक्चर्स लिए, फिर बड़ी सावधानी से ग्लव्स पहनकर निखिल की टाइपिन को छू कर देखने लगा। पर जैसे ही राघवन ने टाइपिन को टच किया, निखिल एकदम से जाग उठा। उसकी लाल लाल आंखें मानो अंगारे बरसा रही हैं। राघवन एकदम पीछे हटे। तभी निखिल ने उनका हाथ पूरी जोर से अपने हाथों में जकड़ लिया
और लड़की के स्वर में भयानक हंसी हंसती, मेरा टाइपिंग चुराने आई हो ना, अब मैं जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। साहिल, सोहन और क्षितिज डर के मारे सिर पर पैर रखकर कमरे से बाहर गई। चीख पुकार सुनकर हॉल में खड़े दोनों डॉक्टर भी भागते हुए कमरे में आए। वहाँ का नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। निखिल पूरी तरह से दांत पीसते हुए अपने हाथों में राघवन का हाथ पकड़कर खींचते हुए चिल्ला रहा। जल्दी से डॉक्टर मल्होत्रा ने बेहोशी का इंजेक्शन तैयार किया और निखिल को लगाया। वे जोरदार चीख मारकर निखिल बेहोश होकर बेड पर गिर गया। अब डॉक्टर मिताली ने गंभीर लहजे में राघवन से कहा, अब प्लीज निखिल कमरे से बाहर जाइए, इस वक्त निखिल का अकेले रहना ठीक है। सब फौरन निखिल के कमरे से बाहर निकल आए। डॉक्टर मिताली ने रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इस दरवाजे को कोई किसी हालत में नहीं खोलेगा। राघवन, साहिल, सोहन, क्षितिज सब हॉल में चले आए। राघवन ने सोफे पर बैठते हुए डॉक्टर मल्होत्रा से निखिल के बारे में कुछ सवाल किए। तभी घर के बाद 2 गाड़ियों के रुकने की आवाज आई और कुछ ही पलों में बाकी दोस्त भी आ गए। सबके सब बेचैन और घबराए भी लग रहे थे। उन्हें अंदर आते देख निखिल के पेरेंट्स और राघवन ने चुपचाप उन्हें बैठने के लिए कहा। राघवन ने उन सब पर गहरी नजर डाली, फिर कहा, तुम सब इतनी देर से क्यों आए हो? राघवन ने उन्हें देखा और कहा, तुम में से कोई एक मिसिंग है ना? तब उन्होंने कहा, सर शिखर नहीं आया। यश ने कहा, मुझे पता है शिखर क्यों नहीं आया, मैंने उसे कितनी बार कॉल किया पर उसका स्विच ऑफ आ रहा है। राघवन की आंखें सोच में डूब गई। उन्होंने शिखर के नंबर पर कॉल लगाया, स्विच ऑफ ही आया मोबाइल। तभी नैना बोली, माफ़ कीजिए सर, बट ईरा भी अब तक नहीं आई और अब ईरा आएगी भी नहीं। आज सुबह की लाश हमें उसके घर से मिली है। राघवन ने गुस्से से कहा, शिखर क्यों नहीं आया? के दोस्तों ने बताया कि शिखर का कॉल स्विच ऑफ आ रहा है। राघवन की आंखें सोच में डूब गई। फिर उन्होंने शिखर के नंबर पर कॉल लगाया, उसका मोबाइल अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। तभी नैना बोली, सर ईरा भी नहीं है। राघवन ने गंभीर स्वर में कहा, अब वो कभी आएगी भी नहीं। जैसे ही राघवन ने यह बात कही, पूरे हॉल में जलजला आ गया। सभी दोस्त एक दूसरे को यूं घूरने लगे मानो राघवन ने कोई अनोखी बात कही हो जो उनकी समझ में नहीं आ रही। साहिल और सोने अपनी गर्दन हिलाते हुए राघवन की बात पर सहमति जताई तो लड़कियों की रुलाई फूट आई। तभी सभी लड़कियां रोने लगी। नितिन के पेरेंट्स भी और साहिल और सोहन ने भी अपनी गर्दन हिलाते हुए राघवन की बात पर सहमति जताई। सभी शॉक्ड रह गए। राघवन ने अब निखिल के मॉम डैड को निखिल के बारे में बताने के लिए कहा और फिर बारी बारी से सारे फ्रेंड्स के बयान दर्ज किए। राघवन तब चौंक पड़ी जब सारे फ्रेंड्स ने बताया कि निखिल ने कल दोपहर उन्हें रूपाली के बारे में पूछताछ के लिए फ़ोन किया था। और हैरानी की बात थी कि शिखर ने अपने यहाँ होने वाली लंच पार्टी के बारे में किसी भी फ्रेंड को नहीं बताया था, सिर्फ रूपाली को ही इनवाइट किया था। राघवन ने सारे दोस्तों का बयान लिया और फिर कुछ सोचने के बाद बोले, अब तुम सब अपने घर जा सकते हो, पर याद रखना शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना। साथ ही सावधानी बरतने की भी सलाह दी, क्योंकि इराकी बेहरामी से किया गया कत्ल आंसू में उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। साहिल और सोहन को राघवन ने रोक लिया क्योंकि वो अब सबसे पहले शिखर के घर जाना चाहते थे। सारे दोस्तों के बयान सुनकर राघवन को शिखर पर बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा था। एक तो सबसे पहले शिखर ने लंच पार्टी का बहाना बनाकर रूपाली को पिलाया, फिर निखिल से साफ झूठ कहा कि उसने लंच पार्टी रखी ही नहीं और आज अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ रख रखा है। राघवन ने साहिल और सोहन की ओर देखते हुए कहा, शिखर तो लगता है कानून के डर से ही घर में दुबक कर बैठा है, हमें उसके घर जाना होगा। साहिल ने भी गर्दन हिलाते हुए कहा, ये शिखर तो पक्का ही बदमाश है, झूठ मूठ का ड्रामा करता है रहता है, बस जरूर उसने ही रूपाली को गायब कर दिया। तभी सोहन ने कहा, रूपाली के लापता होने की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी और ईरा का भी कत्ल हो गया। राघवन को जैसे कुछ याद आया, कहीं इस शिखर का कोई हाथ तो नहीं इन घटनाओं के पीछे, क्योंकि इंसान कानून से तभी दूर भागता है जब वह खुद अपराधी हो। राघवन ने एक बार फिर निखिल के पेरेंट्स से निखिल को लेकर कुछ पूछताछ की। फिर निखिल का ध्यान रखने की हिदायत देकर वो निखिल के घर से बाहर चल दिए। घर से बाहर आते ही राघवन ने सोहन, साहिल और क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, देखो अब तक की हुई घटनाओं को ध्यान से देखने पर एक बात खुलकर सामने आ रही है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में से ही ऐसा कोई शातिर बंदा है जो एक एक करके ये सब काम कर रहा है। लेकिन तुम चाहते हो कि यह घटना आगे ना हो, तो प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि निखिल की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, क्योंकि ये पक्का है कि उसी पार्टी के बाद से यह खूनी खेल शुरू हुआ है। राघवन की बात सुनकर तीनों फ्रेंड्स के चेहरे उतर गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। साहिल ने धीरे स्वर में कहा, सर बर्थडे पार्टी में तो वैसे सब कुछ वही हुआ था जो किसी बर्थडे पार्टी में, पर एक बात मुझे अजीब सी लगी कि नितिन की बेस्ट फ्रेंड रूपाली पार्टी में लेट आई थी और रूपाली के लेट आने पर दूसरे फ्रेंड ने चिढ़ते हुए उसे बात सुनाई तो रूपाली एकदम आग बबूला हो गई। तभी सोहन बोला, और वो गिफ्ट उसे तो मैं भूल नहीं सकता। रूपाली ने नितिन को बर्थडे पर एक महंगा डायमंड टाइपिन दिया था। राघवन ने एक टाइपिन दिखाते हुए कहा, कहीं ये वही टाइपिन तो नहीं? साहिल ने हामी भरी, है सर, और सबसे हैरानी की बात तो है मैंने खुद कल इस टाइपिन को रुमाल में लपेटकर अपनी पैंट के पॉकेट में रखा था, फिर वे वापस नितिन के टाइम में कैसे पहुंच गया? अब क्षितिज ने सोचते हुए कहा, एक बात तुम लोगों ने गौर की
अब इस टाइपिंग पर बना एन पूरी तरह से काला हो गया, जबकि कल उसमें डायमंड चमचमा आ रहे थे। राघवन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, इस टाइपिंग का रोल तो कुछ ज़्यादा ही खास लग रहा है। यह टाइपिंग रूपाली ने किस ज्वेलर से बनाया था? पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। राघवन ने अपने डिपार्टमेंट के 2-3 अफसर से मोबाइल पर बात की और कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद कॉल कट कर दी। फिर राघवन अपनी गाड़ी को बैठते हुए बोली, ओके चलो तीनों गाड़ी में बैठो, हमें शिखर के घर चलना होगा। सभी लोग शिखर के घर पहुंचे। राघवन ने गाड़ी से उतरकर गेट पर खड़े वॉचमैन से शिखर के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला शिखर तो कल शाम से बिल्डिंग से बाहर गया ही नहीं। राघवन ने गर्दन हिलाई कि शव शिखर के फ्लैट की ओर चल दिए। जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पे पहुंची, सब जल्दी से बाहर निकले और शिखर के फ्लैट की ओर बढ़ गए। पूरे फ्लोर पर एकदम सन्नाटा फैला था। शिखर का फ्लैट कॉर्नर का था। राघवन ने डोरबेल बजाई पर कोई रिप्लाई नहीं आया। जब काफी डोरबेल बजाने पर और दरवाजा खटखटाने पर भी कोई नहीं निकला तो राघवन के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई। राघवन ने फौरन वॉचमैन को बुलाने के लिए कहा। वॉचमैन आया। राघवन ने कड़कती आवाज में कहा, तुम तो कह रहे थे शिखर फ्लैट में है, लेकिन हम तो यहाँ डोरबेल बजा बजा कर थक गए, उसने दरवाजा खोला ही नहीं। वॉचमैन ने हैरानी से कहा, हाँ सर, पर शिखर साहब तो कल से बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकले। फिर राघवन ने घूरते हुए वॉचमैन को देखा, जाओ जल्दी से दूसरी चाबी लेकर आओ। वॉचमैन दूसरी चाबी लेकर आया। राघवन ने सट लहजे से कहा, शिखर के फ्लैट की दूसरी चाबी लाए हो ना, जल्दी से दरवाजा खोलो। सेक्रेटरी आगे बढ़कर फटाफट दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, राघवन ने सेक्रेटरी को एक तरफ किया और जल्दी से फ्लैट के अंदर घुस गए। फ्लैट के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, लाइट्स ऑफ थी, सारी खिड़कियां भी बंद थी। राघवन ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, हाल का स्विच ढूंढकर लाइट्स ऑन की। तब तक सारे दोस्त अंदर आ चुके थे और एकदम से चीखे, सर वो सामने लगी घड़ी, वो जमीन पर टूटी पड़ी है। सोन ने भी बोला, ओह इस घड़ी में तो सीसीटीवी लगा हुआ था ना। राघवन की आंखें दीवार घड़ी पर टिक गई। उन्होंने आगे बढ़कर ग्लव्स पहनकर उस घड़ी को उठाया और सावधानी से देखने लगे। वो घड़ी सोफे पर रखकर शिखर को पुकारते हुए अंदर की ओर चल दिए। बेडरूम के फ्लैट में शिखर कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी राघवन का ध्यान हॉल से जुड़ी बालकनी पर गया, जिसका दरवाजा बंद था। राघवन ने फौरन उस बालकनी के दरवाजे को एक झटके से खोल दिया और खोलते ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। शिखर के गले में एक पिंक कलर का स्कार्फ कसा हुआ था। वो बालकनी की जमीन पर पड़ा हुआ था। राघवन को फौरन ईरा के घर के बाहर झाड़ियों में मिला हुआ पिंक स्कार्फ का टुकड़ा याद आ गया। तब तक बाकी सब भी भागते हुए वहाँ आए। राघवन ने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाकर तुरंत शिखर के फ्लैट पर पहुंचने के लिए कहा। पर राघवन ने शिखर के गले में हाथ लगाकर देखा और सुकून की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड शिखर की सांसें चल रही हैं, वैसे पल्स बहुत धीमी है। राघवन ने बाकी सभी को फ्लैट के बाहर जाने के लिए कहा। फिर जैसे ही एम्बुलेंस और पुलिस की टीम आई, राघवन ने उन्हें शिखर को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए बोला। राघवन ने पुलिस टीम के साथ मिलकर शिखर के पूरे फ्लैट की छानबीन की, पर उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। शिखर का मोबाइल भी वहाँ नहीं था। सेक्रेटरी ने घबराते हुए कहा, आप हमारे ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे को चेक कर सकते हैं, शायद आपको कोई क्लू मिल जाए। पुलिस टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए राघवन और तीनों फ्रेंड्स नीचे सोसाइटी के ऑफिस में जा पहुंचे। आज सुबह से अब तक की सीसीटीवी फुटेज लगाकर राघवन गौर से देखने लगे। अचानक ही उनकी नज़र एक सरदार जी पर पड़ी, जो हल्के से लंगड़ाते हुए गेट से अंदर आ रहा था। राघवन को कुछ अजीब लगा। उन्होंने पॉज करके सरदार जी की फोटो को जूम किया और ध्यान से देखने लगे और फिर चिल्ला उठे, ये सरदार जी असली नहीं है, कोई जानबूझकर नकली गेटअप और मेकअप करके सरदार बनकर आया हुआ है। फिर वॉचमैन के पास मौजूद रजिस्टर में उन्होंने देखा और वहाँ किसी कुलजीत सिंह का नाम लिखा। राघवन बुदबुदाए, ये नाम भी गेटअप की तरह नकली ही होगा। कौन था वह जो सरदार के गेटअप में बिल्डिंग में आया था? क्या शिखर को होश आएगा या रूपाली का पता चल पाएगा? निखिल के साथ अजीब व गरीब घटनाएं क्यों हो रही थी? क्या वो होश में आकर कुछ बता पाएगा अपराधी के बारे में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा।